नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 33 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। और ये आपकी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित है और ये आपकी 19 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 32 में आपने जाना था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो क्रमिक विकास है वो कैसे हुआ था। सबसे पहले हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, फिर नागरिक संहिता, फिर वियना संधि, फिर उदारवादियों की क्रांति, फिर जर्मनी का एकीकरण और लास्ट में ये जो विकास है कहाँ तक चला था, इटली के एकीकरण तक, जो कि 1871 में हुआ था। इसके अलावा आपने जाना था कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उन्होंने फ्रांसीसी लोगों के मन में सामूहिकता की भावना यानी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, ठीक है। और आपने ये भी जाना था कि जब 1804 में नेपोलियन सत्ता में आए तो उन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार किए, जिन्हें 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आपने ये भी जाना था उस वर्कशीट में कि जो उदारवादी राष्ट्रवाद है वो क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब चलते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। पहली हेडिंग है इसमें कि 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। तो हुआ क्या था कि 1815 में जो नेपोलियन है वो हार गया था। उसके हार के बाद जो भी यूरोपीय सरकारें आई सत्ता में वो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। अब रूढ़िवाद क्या होता है? तो रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रीति रिवाजों पर जोर देता है। यानी जो पुराने जो भी परंपराएं हैं और संस्थान हैं और रीति रिवाज है, ये कहता है कि वो बने रहने चाहिए, उन पर जोर देता है। और ये कहता है कि जो बदलाव हैं वो हो लेकिन धीरे धीरे हो, ठीक है। इसके अलावा यही रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की जो स्थापित पारंपरिक संस्थाएं हैं, जैसे राजतंत्र हो गया, चर्च हो गया, सामाजिक ऊंच नीच हो गया, संपत्ति हो गया और परिवार हो गया, इसको बनाए रखना चाहिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फिर भी जो अधिकतर जो रूढ़िवादी थे, ठीक है, वो लोग जो है क्रांति से पहले के जो दौर थे उसकी वापसी नहीं चाहते थे, ठीक है। मतलब ज़्यादातर रूढ़िवादी लोग नहीं चाहते थे कि जो 1789 से पहले वाला टाइम है वो वापस आए, ठीक है। उन्होंने माना था कि जो नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन थे वो जो भी उसने आधुनिकीकरण करा था वो राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने में सक्षम था, ठीक है। तो वो चाहते थे कि उसने जो भी परिवर्तन किए थे वो बने रहें, ठीक है। कौन से वाले? जो देश को उसने मतलब जो आधुनिकीकरण के लिए जो भी उसने योजनाएं चलाई थी या जो भी उसने काम किए थे वो सब जो है वो बने रहने चाहिए, क्योंकि उससे जो है राजतंत्र जो है वो मजबूत होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था? एक उसने आधुनिक सेना हो गई, कुशल नौकरशाही हो गई, गतिशील अर्थव्यवस्था हो गई और सामंतवाद और भूदास्त की समाप्ति, ये कार्य उसने किए थे नेपोलियन ने, ठीक है। तो उन्होंने जो भी बाद में रूढ़िवादी जो शासक आए उन्होंने उनको बनाए रखा, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो सारे परिवर्तन है इससे जनता खुश रहती है, ठीक है। और इससे क्या होगा, यूरोप का जो निरंकुश राजतंत्र है उसको भी शक्ति मिलेगी। अब चलते हैं आगे। बट अभी मैंने आपको बताया था कि 1815 में जो है नेपोलियन हार गया था। तो 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले, ठीक है। इस सम्मेलन को, जिसको उसको कांग्रेस भी बोला जाता है, की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। और इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि जो है वो तैयार की, जिसका उद्देश्य था उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। यानी नेपोलियन के युद्धों के दौरान उसने जो जो बदलाव किए थे वो सारे बदलावों को ख़त्म करना इस वियना संधि का उद्देश्य था, ठीक है। तो अब जब इस वियना संधि पर हस्ताक्षर हुए थे कांग्रेस के द्वारा, उसके बाद अब देखते हैं कि जो 1815 की वियना संधि है उसकी विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहली विशेषता थी कि इसमें फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना, यानी दोबारा से बूर्बो राजवंश को जो है सत्ता पर बिठा दिया गया। आपको याद होगा 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो जो लुई 16 थे वो बूर्बो राजवंश का राजा था, उसको जो है सत्ता से हटा दिया गया था और मौत के घाट उतार दिया गया था और वहाँ पे जो है गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। और फिर नेपोलियन आया था, फिर से वहाँ एक तरह से राजतंत्र हो गया। अब यहाँ पे दोबारा से क्या हुआ है, कौन से राजवंश की स्थापना हो गई है? बूर्बो राजवंश की, उसी के हाथ में सत्ता दे दी गई है। अब आते हैं इसका जो अगला विशेषता क्या थी। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। अभी मैंने आपको बताया था रूढ़िवाद क्या होता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया
जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे, यानी उससे वो सारे इलाके जो है फ्रांस से छीन लिए गए जो नेपोलियन के दौरान फ्रांस ने जीते थे, नेपोलियन के राज के दौरान फ्रांस ने जीते थे। अब इसके अलावा कि भविष्य में जो फ्रांस है वो सीमा का विस्तार ना कर सके, है ना, अपनी सीमाओं को बढ़ा ना सके युद्ध वगैरह करके, तो उसके हेतु उसकी सीमाओं पर उन्होंने नए राज्यों की स्थापना कर दी। आप अपने बुक में पढ़ोगे तो बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे उत्तर में उन्होंने नीदरलैंड्स राज्य की स्थापना कर दी, इसमें बेल्जियम भी शामिल था, दक्षिण में पीनमार्क में जिनोवो को जोड़ दिया गया, इस तरह से उसको पूरा घेर लिया गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जानेंगे हम ड्यूक मेटरनिक के बारे में। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 15 मई 1773 को। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की जो राजनीति थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपने देखा था वियना संधि में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे कारण ये था, आपने देखा होगा कि जो सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, ये जो क्रांति थी, वो कहाँ पे आई थी? फ्रांस में, और फ्रांस के बाद ये अन्य यूरोपीय देशों में है फैल गई, है ना। यानी ये फ्रांस में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती थी उनका प्रभाव जो है पूरे यूरोप पर पड़ता था। इसी वजह से इन्होंने कहा था कि फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। अब आते हैं आगे। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना, यानी दोबारा से कैसा यूरोप हो, एवं पुराने राजतंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब आते हैं अगले जो महत्वपूर्ण हमारे पर्सनैलिटी को कौन है? जूसेपी मैत्सनी। अब जूसेपी मैत्सनी, इनका जन्म कब हुआ था? 1807 में जेनोवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात ये कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए और 24 साल की युवा अवस्था में ये लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। हुआ क्या था, जब इन्होंने लिगुरिया में क्रांति की तो उनको क्या देश से बाहर निकाल दिया गया 1831 में। उसके पश्चात इन्होंने क्या करा, 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मर्सेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये पूछे जाते कई बार प्रश्न। तो मैत्सनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवाद के मन में भय भर दिया। अब मैत्सनी क्या करते थे, ये राजतंत्र का जो है पूरी तरह से विरोध करते थे और ये चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो इटली में आ जाए। तो इसकी वजह से रूढ़िवादी थे, जो रूढ़िवादी कौन होते हैं, जो पुराने राजा वाजा लोग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो राजतंत्र में और पुरानी संस्थाओं में विश्वास रखते हैं। इसके बारे में मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था। उनके मन में डर पैदा कर दिया क्योंकि उनकी सत्ता छिन जाएगी अगर इसका सपना पूरा हो गया। ठीक है, मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। प्रश्न नंबर 1, वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर तो आपको यहाँ से एज इट इज़ लिखना है। ये आपका उत्तर 1 है, हेडिंग डाल देना और ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, मैटरनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर भी आपको इस वर्कशीट में से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर 2 हो गया। आपको लिखना कैसे है, बिल्कुल चाहे तो ऐसी हेडिंग डाल के आप सीधा ऐसे कर सकते हो। ऊपर डाल लेना ड्यूक मैटरनिक की भूमिका। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है आपको उत्तर जो है लिखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैट्रिक ने जूसेपी मैत्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना और वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे? तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। बेटा आप चाहो तो जो पैराग्राफ में जूसेप मैत्सनी के बारे में जो डिटेल्स दी गई हैं आपको एज इट इज़ भी लिख सकते हो, वो भी इसका उत्तर हो जाएगा, वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये वही सारा आपका कंटेंट है कि जूसेप मैत्सनी इटली का क्रांतिकारी था। इनका जन्म 1807 जिनेवा में हुआ था और 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति के करने के कारण इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। पश्चात में 2 भूमिगत संगठनों यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। ठीक है, और मैत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र
ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, यानी जो प्राकृतिक इकाई है वो क्या है, राष्ट्र होना चाहिए। अतः जो इटली है वो छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। ठीक है, उस समय इटली जो है बहुत छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों में बटा हुआ था, तो उनका मानना था ये पूरा मिलकर एक राष्ट्र बनना चाहिए। ठीक है, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनना ही था। ठीक है, यानी जो इटली जो छोटा छोटा राज्यों और प्रदेशों में बटा हुआ है उसको संगठित होकर एक गणतंत्र बनना ही था, ये उनका मानना है। गणतंत्र क्या होता है, जहाँ पे जो शासक है वो जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब उसकी जो ये विचारधारा थी उसके मॉडल की देखा देखी जो जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, पोलैंड में भी इस तरह के जो है गुप्त संगठन कायम किए गए। ठीक है, उसने गुप्त संगठन कायम किए थे और उसके देखा देखी और देशों में भी ये चीज़ फैल गई। मेस्नी जो है वो राजतंत्र का घोर विरोधी था। ठीक है, उन्होंने क्या करा, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के अपने स्वप्न से मेस्नी ने जो रूढ़िवादी थे उनको हरा दिया। उसने सपना देखा था कि जो सारे राष्ट्रों को कैसे होने चाहिए, गणतंत्र, जहाँ पे जनता द्वारा चुने गए शासक जो हैं वो शासन करें, और उसका ये स्वप्न है ये पूरा हुआ। तो इस तरह से मेस्नी ने क्या करा, जो रूढ़िवादी थे, जो मानते थे राजतंत्र कायम रहना चाहिए, उनको हरा दिया। ठीक है, और जो आपको पता ही मैटरनिक था वो क्या था, वो एक रूढ़िवादी था, और इसी कारण जो मैटरनिक था उसने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ठीक है, और यहाँ पर जो मैटरनिक है, ठीक है, अपनी रूढ़िवादी एवं राजतंत्र की व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब है प्रश्न 4, नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना, और ये कई तरीके से पूछा जाता है। तो आप अपने जो सैम्पल पेपर हो गए या हेल्प बुक्स हो गई उनमें देखना कि एक ही प्रश्न को कितनी प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको प्रश्न जो है वो समझ नहीं आता, उसकी वजह से आप आता हुआ उत्तर भी नहीं कर पाते। तो ये भी ध्यान रखना कि एक प्रश्न को जो है कई तरीके से पूछा जाता है जिसका उत्तर सेम होता है। अब यहाँ पे इसका उत्तर क्या है कि नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। पॉइंट्स में लिखो आंसर्स को। नेपोलियन की 1815 में हार के पश्चात यूरोप के बहुत से देश रूढ़िवादी विचारधारा से प्रेरित हुए। ठीक है, और उन्होंने उन सभी परिवर्तनों को समाप्त कर दिया जो नेपोलियन द्वारा किए गए थे। इसके अलावा और क्या परिवर्तन हुआ कि उन्होंने सभी राजवंशों को बहाल कर दिया जिन्हें नेपोलियन ने हरा दिया था। जैसे फ्रांस में पूर्वो राजवंश को जो है दोबारा सत्ता में बहाल कर दिया गया। इसके अलावा क्या हुआ, सभी प्रदेश जो नेपोलियन ने जीते थे वे यूरोपीय देशों जैसे पर्शिया, हॉलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया आदि को वापस लौटा दिए गए। इसके अलावा और क्या परिवर्तन हुआ कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य जो है स्थापित कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस जो है विस्तार ना कर सके। अब आपकी ये वर्कशीट पूरी हो गई है, तो आप बुक में से भी इस चैप्टर को करना, मन लगा के पढ़ना और अच्छे अच्छे नंबर लेके आना। बाय बच्चों।